Hello दोस्तों, welcome back in Anjeev Singh Academy and today I am here with the new video and that video is related to the dictionary. We are talking about the dictionary today. तो चलिए समझते हैं कि डिक्शनरी होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो आज का एजेंडा होगा वो हमारा एजेंडा क्या होगा और हम किस किस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। The first I am going to tell you about the agenda एंड जो आज का एजेंडा है उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, जहां हम समझेंगे डिक्शनरी का मतलब क्या होता है, डिक्शनरी की यूजेस क्या है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम डिक्शनरी क्रिएट कैसे करते हैं, हाउ टू क्रिएट द डिक्शनरी। फिर हम बात करेंगे कि हम डिक्शनरी को एक्सेस कैसे कर सकते हैं, उसको यूज कैसे ले सकते हैं। फिर हम देखेंगे कुछ वर्किंग विद डिक्शनरी की, डिक्शनरी के ऊपर कुछ काम करके देखेंगे और एट लास्ट मैं डिक्शनरीज के फंक्शंस और मेथड्स के बारे में आपको बताऊंगा और ये हमारा आज का कंप्लीट टॉपिक होगा। ठीक है, आइए अपने काम को आगे बढ़ाते हुए हम आगे के चलते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिक्शनरी। डिक्शनरी होता क्या है, क्या मतलब है डिक्शनरी का और क्या पर्पस है डिक्शनरी के। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि डिक्शनरी हम बनाते कैसे हैं, किस तरीके से हम डिक्शनरी लिखते हैं। देखिए, अगर पाइथन्स के अंदर डिक्शनरी की बात करें हम और डिक्शनरी लिखने की बात करें तो जो डिक्शनरी होता है एक्चुअली वो की और वैल्यू का कलेक्शन होता है। जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे एक एग्जांपल्स मैंने आपके लिए ले रखा है और जरा इस एग्जांपल्स को ध्यान से देखिए, ये आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है, दिस इज वन, दिस इज वन। तो दिस वन इज द की। ये जो वन आपको दिखाई दे रहा है ये की है। बीच में ये जो कॉलन सिंबल लिखा हुआ है इसको हम सेपरेटर कहते हैं और यहाँ पे जो वन वर्ड्स के अंदर में लिखा गया है इसको हम वैल्यू कहते हैं। तो ये हमारा क्या बना, एक पेयर बना की और वैल्यू का। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे थ्री जो है वो की है और ये जो थ्री आपको दिख रहा है दिस थ्री इज द वैल्यू। तो ये थ्री और थ्री मतलब थ्री इन द नंबर एंड थ्री इन द वर्ड्स, ये क्या हमारा एक कॉम्बिनेशन है और इसको हम की वैल्यू पेयर कहेंगे, लाइक दिस 5 and 5। आइए आगे देखते हैं कि जो आगे है कंटेंट्स, एक एग्जांपल्स मैं आपके लिए और लेके आया हूं इसका कि इस एग्जांपल्स में जैसे आप देखिए ए अंजीव, एन नीतीश, जे जयन। तो व्हाट इज द ए है, ए इज द की। मीन्स क्या है कि अंजीव को एक्सेस करने के लिए अगर मान लीजिए आपको वैल्यू पता करना है, आप अंजीव को एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ए के थ्रू से एक्सेस करेंगे। तो ए हमारे लिए की का काम करेगा और जब हम ए के थ्रू एक्सेस करेंगे इस डिक्शनरी को तो हमें ए के थ्रू क्या मिलेगा, अंजीव, एन के थ्रू क्या मिलेगा, नीतीश और जे के थ्रू क्या मिलेगा। मतलब अगर हम सिंपल समझने की कोशिश करें कि व्हाट इज द डिक्शनरी, तो अगर आप सिंपली समझने की बात करें कि डिक्शनरी क्या होता है तो देखिए डिक्शनरी इज अ वेरी वर्सटाइल बिल्ट इन पाइथन डेटा टाइप्स। एक्चुअली ये क्या है, एक बिल्ट इन पाइथन टाइप्स है और यहाँ पे जो जैसा कि आपने लिस्ट में देखा था, स्ट्रिंग में देखा था, डिक्शनरी में देखा था, वहां पे क्या होता था कि जब आप कोई स्ट्रिंग क्रिएट करते थे तो उसके हर एक एलिमेंट को एक इंडेक्स पोजीशन दिया जाता था। यहां ऐसा नहीं है, यहां पे कहता है कि इंडेक्स पोजीशन से नहीं, हम की वैल्यू की मदद से, हम की मदद से उसे एक्सेस करेंगे एंड दैट्स व्हाई इट्स रिटन हियर रेदर देन इंडेक्स एसोसिएटेड विद इट्स डाटा आइटम जस्ट लाइक अ स्ट्रिंग्स, लिस्ट एंड टपल। जैसा कि लिस्ट टपल्स में क्या होता था कि वहां पे इंडेक्स होता था, डिक्शनरी हैव अ की मतलब इसके पास क्या है, की, एंड द वैल्यू ऑफ दैट की मतलब इसके पास कलेक्शन है की का और वैल्यू ऑफ दैट की का। Python dictionary are collection of some key value pairs. It's a collection of some key value pairs. मतलब जो मैंने आपको पहले बताया था कि डिक्शनरी का मतलब होता है collection of some key value pairs. ठीक है, तो ये रहा आपका डिक्शनरी का कलेक्शन यहाँ पे। ओके, चलिए अब आते हैं कि अब समझते हैं कि इसके एक्चुअल डिफिनेशंस का क्या मतलब है। अगर आप डिफिनेशंस की बात करें तो जो इसका एक्चुअल डिफिनेशंस बन के आएगा वो डिफिनेशंस है कि डिक्शनरी आर अ म्यूटेबल अनऑर्डर्ड कलेक्शन विद एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू। मतलब फाइनली क्या है कि डिक्शनरी एक म्यूटेबल डेटा टाइप है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन। अच्छा, इसे अनऑर्डर्ड कलेक्शन क्यों कहा जा रहा है? इसे अनऑर्डर्ड कलेक्शन इसलिए कहा जा रहा है कि यहाँ पे कोई इंडेक्सिंग का कंसेप्ट नहीं है। जब आप की वैल्यू के फॉर्म में क्रिएट करेंगे तो डेटा इज ऑलवेज अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ द की। तो की के थ्रू अरेंज होगा, की के बेसिस पर अरेंज होगा, ना कि वैल्यू को एक इंडेक्स नंबर असाइन किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए इसे अनऑर्डर्ड कलेक्शंस कहा जाता है। आइए समझते हैं कि हाउ कैन वी क्रिएट अ डिक्शनरी इन अ पाइथन। इफ यू हैव टू क्रिएट अ डिक्शनरी इन पाइथन तो हाउ यू कैन डू दिस। फॉर दैट the syntax is that dictionary name means in what name you want to create the dictionary,
open curly braces, key 1 colon value 1 comma key 2 colon value 2 comma type dot dot means कि you can mention the n number of keys with n number of values. अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि this curly braces, ये जो curly braces आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, this curly braces, इस curly braces को हम क्या कहते हैं कि this curly braces is the indicator beginning of the dictionary and the closed curly braces is the end of the dictionary. ठीक है, तो ये देखिए कि ये जो आपका एंड करली ब्रेसेस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दिस इज द एंड ऑफ द डिक्शनरी, ये एंड ऑफ द डिक्शनरी का इंडिकेटर है, ये बिगिनिंग ऑफ द डिक्शनरी का इंडिकेटर है, ये वैल्यू सेपरेटर है और कॉमा की वैल्यू पेयर्स का सेपरेटर है. तो करली ब्रेसेस इज द बिगिनिंग, दिस करली ब्रेसेस इज द एंड द एंट्री इन द फॉर्म ऑफ द की वैल्यू कंसिस्ट ऑफ द पेयर ऑफ सेपरेटेड बाय कॉलन एंड द की वैल्यू पेयर्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा. तो आपको इतनी चीजों का ध्यान रखना है कि की वैल्यू पेयर्स जो है वो किससे सेपरेट होती है, कॉमा से सेपरेट होती है. की वैल्यू मतलब मल्टीपल्स की वैल्यूज के जो पेयर्स होंगे वो कॉमा से सेपरेट होंगे. की और वैल्यू के बीच में कॉलन का यूज होता है और डिक्शनरी स्टार्ट करली ब्रेसेस से होता है और क्लोज भी करली ब्रेसेस से ही होगा. अब जरा याद कीजिए कि अगर आपको लिस्ट क्रिएट करना होता था तो हम कौन सा ब्रैकेट्स यूज करते थे. ऑन दैट टाइम वी आर यूजिंग द स्क्वायर ब्रैकेट्स. अगर हम टपल्स की बात करें तो टपल्स के केस में क्या यूज करते थे, कर्व ब्रैकेट्स. ठीक है, और डिक्शनरी के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, डिक्शनरी के लिए हमें यूज करना पड़ेगा कर्ली ब्रैकेट्स. ठीक है, आगे देखते हैं कि आगे मैंने आपके लिए क्या रखा है कि अब जैसे इनको समझने की जरूरत है कि इंटरनली डिक्शनरीज आर इंडेक्स दैट इज अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द की. मैंने अभी आपको बताया था कि इंडेक्सिंग नहीं होता है 0-1 के फॉर्म में, ये की के बेसिस पे इंडेक्स. डिक्शनरी इज आल्सो कॉल्ड एसोसिएटिव एरेज और मैपिंग और हैशेस. कीज ऑफ डिक्शनरी मस्ट बी इम्यूटेड डबल टाइप. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट words you have to remember कि whenever you are deciding the keys of dictionary it must be immutable type. Immutable type you know that क्या होता है, ध्यान होगा आपको, मैंने पिछले वीडियो में बताया था immutable type का मतलब means a type which does not allow in place modification. एक ऐसा टाइप जो इन प्लेस मॉडिफिकेशन की परमिशन नहीं देती है उसे हम क्या कहते हैं, इम्यूटेबल टाइप कहते हैं. जैसे नंबर की बात करें तो इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, स्ट्रिंग एंड टपल, दीज आर ऑल द इम्यूटेबल एंड लिस्ट एंड डिक्शनरीज आर द म्यूटेबल डाटा टाइप. ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है आपको. चलिए आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं कि हाउ वी कैन क्रिएट द एक्चुअल डिक्शनरी इन पाइथन. अगर आपको डिक्शनरी क्रिएट करना है पाइथन के अंदर तो देखिए डिक्शनरी क्रिएट करने के आपके पास 3 ऑप्शंस हैं. 3 तरह से हम डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं. द फर्स्ट इज द एम्प्टी डिक्शनरी मींस यू जस्ट राइट द डिक्स एंड ओपन कर्ली ब्रेसेस. सेकंड, और यू मे यूज द डिक्स constructor, DICT constructor you can use here. Second, dictionary with values. आप values के साथ भी dictionary use कर सकते हैं. Like this, dictionary 1:1, 2:2, dict 4, Mohit is the key here and medical is the value here. Anshul is the key here and commerce is the value here. Dictionary 2, true is the key here and correct is the value here. False is the key and incorrect is the value. And look at this. This is the most important key. 1, 2 is written inside the open and close parenthesis. Actually, it is tuple, and a tuple can be used as a dictionary. Dictionary 7 like this, and the 5 number this, a string 1, 2, 1, 2. Again, tuple is the mixed number, and the nesting dictionary, a dictionary inside the another dictionary. Like this, I have written here Anjeev. Anjeev हमारे लिए की का काम करेगा और इसके अंदर जो कंटेंट बनाया गया, यहाँ से देखिए फिर से कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया गया है और जो ये यहाँ पे नया डिक्शनरी रेफर कर रहा है एंड इट्स हैविंग 2 कीज, डिजिग्नेशन एंड सब्जेक्ट. And this PGT and CSIP is the value like this. Number is the key and the keys and this is designation coordinator and subject as this. I am going to show these things through the examples. For that I need a Python IDLE and I'm going to start this. IDLE is already started on my screen. As I told you, we can create the dictionary in different way. So let's see how we can create the dictionary in different way. The first things in this way I'm going to tell you how we can create the dictionary. So just look at this carefully. The first dictionary I'm going to create, suppose I have in a dictionary 1 is equal to, I'm giving the open and close curly braces and now I'm going to I'm going to show you the type of dictionary. Okay, what is the type of dictionary, and let's press the T1 and you will see this is the class dictionary. Next,
If I'm going to print this is the empty dictionary. Again I'm writing the same d1 is equal to, and this time I'm using the constructor. And you just press here and now check the value of d1. Again d1 is the empty dictionary. And if you want to create a dictionary, अगर आपको कोई ऐसा डिक्शनरी क्रिएट करना है जिसके अंदर कुछ वैल्यू भी लिखा हुआ हो, तो वैल्यू जैसे मान लीजिए मैंने 1 कॉलन और यहाँ पे लिख दिया अमित, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया एज इज इक्वल टू 24, ठीक है। इस तरीके से भी मैं डिक्शनरी बना सकता हूँ। देयर इज अ प्रॉब्लम इन दिस सिंटैक्स। व्हाट द मिस्टेक मेड बाय मी, एज आई टोल्ड यू कि की और वैल्यू के बीच में हम इक्वल टू का साइन नहीं, कॉलन का सिंबल देते हैं एज ए सेपरेटर, तो हमने ये मिस्टेक किया था यहाँ पे। और अब आगे जैसा d1 की वैल्यू को प्रिंट करते हैं, देखिए आउटपुट आपके सामने आ चुका है कि d1 1 अमित इज दिस। Okay, so this way you can create the dictionary. अब suppose I have to create the nesting dictionary, then I'll write like this d1. अब suppose I'm writing my name in short, okay, Anjeev, and now I'm going to create another dictionary in this, and designation is tutor, okay, and then I'm writing my age. No, I can't say thank me, yeah. And my address, suppose I want to give you my address. So my address, you guess my age, why I'm saying my address is Mahendagar. So I'm writing just in a short Mahendagar. Right now I'm living in Mahendagar. So this is my nested dictionary, and I'm going to print you d2. And now I'm going to show you how I will get the value. Now I'm writing here d2 anj, and look the output. What I'm getting? I'm getting the second value, because anj जो anj है वो यहाँ पे की का काम कर रहा है, और डिजिग्नेशन से लेके ये एमगर तक का जो है ये इसके लिए वैल्यू का काम कर रहा है। तो जब आप ऐसे कर सकते हैं, और मान लीजिए अब मुझे डिजिग्नेशन पता करना है, तो what I will do, I'll write here d2 first anj and then close and open curly braces, and in that I will write here dsc and close this, and look at this, it will skip. तो ये लिस्टेड डिक्शनरी हमारा, ठीक है। तो आइए अब इसको आगे देखते हैं कि आपने नाउ यू अंडरस्टैंड कि हाउ कैन क्रिएट द डिक्शनरी। डिक्शनरी कैसे क्रिएट करते हैं ये तो आपके समझ में आ गया। अब मैं आपको ये बताता हूं कि हम डिक्शनरी के एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते हैं। जैसे कि मैंने भी आपको दिखाया था कि डिक्शनरी के एलिमेंट को एक्सेस करना बहुत ही आसान होता है। उसको एक्सेस करना या उसको ट्रैवर्स करना। अच्छा, ट्रैवर्सल का मतलब क्या होता है? ट्रैवर्सल का मतलब होता है एक्सेसिंग द एलिमेंट्स और रीडिंग द कंपोज सीक्वेंस फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। ठीक है, हर एक एलिमेंट को वन बाय वन एक्सेस करना, उसे प्रोसेस करना, और इसी को हम क्या कहते हैं? ट्रैवर्सल कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे डिक्शनरी को ट्रैवर्स करने के लिए यू कैन यूज द फॉर लूप फॉर आइटम इन डिक्शनरी एंड प्रोसेस इट्स आइटम हियर इन दिस वे यू कैन प्रोसेस इट। अब इसके मैंने आपके 2-3 एग्जांपल बना रखे हैं कि आप किस तरह से इसे प्रोसेस कीजिएगा। जैसे एग्जांपल 1, अब यहाँ कि दिस इज द मोहित, मोहित इज द की हियर एंड मेडिकल इज द वैल्यू हियर, अंशुल इज द की हियर एंड कॉमर्स इज द वैल्यू हियर। नाउ आई एम गोइंग टू राइट, मैंने एक लूप लिखा यहाँ पे फॉर की इन स्टूडेंट। अब की इन स्टूडेंट का मतलब क्या है कि जब आप की इन स्टूडेंट इस तरीके से लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली ये स्टूडेंट की वैल्यू को निकाल के देगा। मतलब की पहली वैल्यू तो मोहित होगी और की सेकंड वैल्यू अंशिल होगी। नाउ आई हैव रिटन हियर स्टूडेंट की, सॉरी आई एम रिटन हियर स्टूडेंट की मींस क्या है कि स्टूडेंट ऑफ की, तो की वैल्यू क्या है? मोहित, तो स्टूडेंट ऑफ मोहित, और मोहित लिखते यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? मेडिकल प्रिंट करेगा ये, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट टाइम की वैल्यू क्या होगी? अंशुल, और ये क्या प्रिंट करेगा? प्रिंट ऑफ स्टूडेंट ऑफ की अगर मैं करूंगा तो ये मुझे कॉमर्स प्रिंट कर देगा। आइए मैं आपको इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू दिखाना चाहूंगा। मैं एक एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको दिखाऊं कि कैसे इस काम को हम कर पाएंगे। ठीक है, सपोज कीजिए कि मैंने एक स्टूडेंट नाम का, मैंने एसटी नाम का एक डिक्शनरी क्रिएट किया और यहाँ पे मैं डिक्शनरी के अंदर लिख देता हूँ, सपोज चलो मैं मोहित ही लिख देता हूँ, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ एम, और एम इक्वल टू मैंने यहाँ पे लिख दिया मेडिकल, ठीक है। ओके, और सेकंड वैल्यू मैं यहाँ पे जनरेट कर रहा हूँ, जो सेकंड की मैं यहाँ पे बना रहा हूँ वो सेकंड की हमारा है, मैं थोड़ा स्क्रीन के साइज को बड़ा कर लूँ, ठीक है, हाँ, सो दैट इज इजी टू रीड। एंड सेकंड मैं यहाँ पे मान लीजिए ए, और ए को मैं आर्ट्स लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये मेरे पास 2 डिक्शनरी हो गया, एक डिक्शनरी जिसके अंदर में 2 की वैल्यूज पेयर को रखा गया। अब मैं इसको लूप के थ्रू अगर एक्सेस करना चाहूँ तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा के इन एस टी, ठीक है, और मैं यहाँ पे से प्रिंट के करवाता हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू प्रिंट एनीथिंग। अब जरा सा आउटपुट देखिए क्या मिला, की पहली वैल्यू एम मिली और दूसरी वैल्यू क्या मिली? ए। तो की पहली वैल्यू एम मिली और दूसरी वैल्यू क्या मिली? की। मतलब क्या है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप ध्यान से देखिएगा, दिस एम इज द की एंड दिस ए इज द की। ये एम और एन क्या हमारा? की वैल्यू है, ठीक है। तो ये हमारा एम और ए
की वैल्यू है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और यहाँ पे जब आप m को, जब आपने की इन st लिखा तो मैंने आपको बताया था यहाँ से कीज वैल्यू मिलेगा, तो ये क्या करेगा, की वैल्यू वापस करेगा। तो k को एक बार क्या मिल रहा है, st से m मिल रहा है, और दूसरी बार k को क्या मिल रहा है, st से a मिल रहा है। तो वही m और a को इसने यहाँ पे क्या किया, प्रिंट कर दिया। आर यू गेटिंग मी? तो दिस इज द आउटपुट। अच्छा, अब इसी प्रोग्राम को अगर मैं मॉडिफाई करूं, मान लीजिए मैं इसको दोबारा कॉपी करता हूं और इस बार मैं की ना लिख के मैं st ऑफ के लिख देता हूं, st ऑफ के लिख देता हूं। तो अब जरा इस आउटपुट को चेक कीजिए, क्या आ गया। पहले st ऑफ m, यानी कि m की वैल्यू मेडिकल, क्योंकि m इज द की। सेकंड st ऑफ a, एंड a की वैल्यू क्या है, 8, तो 8 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, इसे आप और भी अलग अलग स्टाइल्स में चाहें तो प्रिंट करा सकते हैं और देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख दूं के कॉमा, सिंगल कोट्स के अंदर मैं लिख दूं ये कुछ तरह का स्टाइल सिंबल्स बना दूं, सिंगल कोट को क्लोज कर दूं और फिर इसको प्रिंट कर दूं, एंटर मार दूं, ये देखो इस तरीके से भी हम आउटपुट ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि नेस्टेड लूप्स में हम, जैसे मान लीजिए आप नेस्टिंग करना चाहते हैं, आप नेस्टिंग क्रिएट्स करना चाहते हैं, तो चलिए मैं एक st1 लेता हूं और st1 में मैं यहाँ पे मान लीजिए कि एक मैंने m लिखा, ठीक है। और अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं कि मैं यहाँ पे नेस्टिंग डिक्शनरी क्रिएट कर रहा हूं। अब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं स्ट्रीम, ठीक है, मैं लिख दिया स्ट्रीम, strm लिखता हूं, ओके, शॉर्ट में, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया मेडिकल, क्या लिख दिया, मेडिकल, ठीक है। उसके बाद मैं इसमें एक और की वैल्यू लगाऊंगा और मैं यहाँ पे नेम लिख देता हूँ, है ना, मैं किसी बच्चे का नाम लिख देता हूँ। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे सुमित लिख देता हूँ, सुमित, ठीक है, कोई डाउट नहीं। चलिए, और इस वाले डिक्शनरी को क्लोज करता हूँ। फिर से मैं एक वैल्यू इसमें और लगाता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने ए लिखा था, सॉरी, यहाँ पे मैंने ए लिया था, ए, और ए के बाद मैं क्या करता हूँ, फिर से डिक्शनरी स्टार्ट करता हूँ और ए का, और यहाँ पे मैं strm नाम का एक ऑब्जेक्ट और बना देता हूँ, strm, और strm में मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 8, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक की लेता हूं नेम, और नेम की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूं, मान लीजिए कि आर्ट्स पढ़ने वाले बच्चे का नाम अतुल है, ठीक है। इसको बंद किया और फाइनली डिक्शनरी को मैंने क्लोज कर दिया। अब जरा मैं st1 आपको सिंपली प्रिंट करके दिखा तो यहाँ पे कैसे। अब इसी चीज को अगर प्रॉपर फॉर्मेट में, मान लीजिए मैं यहाँ पे इस लूप को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं st1 लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, st1। अब जरा सा आउटपुट को चेक कीजिएगा कि आउटपुट कैसा आ रहा है। M refer to the str medical and name is Sumit. A refer to strn and art, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से इसको प्रिंट कर रहा है। लेकिन अगर इसी चीज को आप, मान लीजिए इसको मैं डबल तरीके, मैं थोड़ा प्रॉपर तरीके से प्रिंट करना चाहता हूँ, तो आप क्या कीजिए, इसी लूप को दोबारा कॉपी कर लेता हूं मैं, और इसी लूप को कॉपी करके और यहाँ पे मैं थोड़ी सी इसके आउटपुट्स को चेंज कर देता हूँ। क्यों है, मुझे पता है कि इसमें 2 ही कीज हैं, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि चलो की भी तो प्रिंट हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे मैं की को प्रिंट करके और इसको मैं एंटर दबा के, एक मिनट, इसको आपको डिलीट करना पड़ेगा, यहाँ पे फिर से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इस लाइन को मैं डिलीट करके एंटर दबाता हूँ, और अब मैं लिखता हूँ प्रिंट। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ st ऑफ k, कॉमा, और यहाँ पे मुझे लिखना है मान लीजिए strm, मैं strm की वैल्यू लेना चाहता हूँ, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट st ऑफ k, और इसके साथ मैंने नेम को प्रिंट कराना है, तो नेम को मैंने प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो ये मेरा सिंपल सा प्रोग्राम है। अब यहाँ पे एरर क्या आ गया, यहाँ पे एरर मैंने st करके लिखा है, तो दैट इज माई प्रॉब्लम, मुझे यहाँ पे st1 लिखना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो st1 के अंदर है। तो अब यहाँ पे मैं k, और यहाँ भी मैं st1 लगा देता हूँ और यहाँ भी मैं st1 लगा देता हूँ, और देन आई विल प्रेस द एंटर की अगेन एंड लेट्स सी। तो आपकी आउटपुट आ चुकी है। तो एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या हुआ कि इसी प्रोग्राम को मैं नेस्टिंग लूप के थ्रू, जो मैंने यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखाया है इसमें, कि देखिए इसी प्रोग्राम को नेस्टिंग लूप के थ्रू अगर आप सॉल्व करना चाहें तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसा उसको देखा जाए कि कैसे सॉल्व हो सकता है। यहाँ देखिए एग्जाम्पल 3 के अंदर में नेस्टेड लूप्स है, मैं जरा सा स्क्रीन क्लियर कर दूं सो दैट इट्स विजिबल टू ऑल, everything you are able to view. So now look at this is nested loop में देखिए अंजीव और वही चीज है। मैं आई एम यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ द 2 लूप, मैंने यहाँ पे 2 लूप का कंसेप्ट यूज किया है। एक लूप जो की के लिए है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी आप डिक्शनरी लिखोगे तो डायरेक्ट उसकी कीज वैल्यू मिलेगी, उसे वैल्यू नहीं मिलेगा, उसको की मिलेगा, ठीक है।
और दूसरा मैंने क्या किया है कि दूसरा जो लूप है उस टीचर्स के की के ऊपर ही चला दिया। मतलब जब आप किसी नेस्टेड डिक्शनरी में वैल्यू के थ्रू एलिमेंट को एक्सेस करते हो तो क्या होता है, नेक्स्ट डिक्शनरी तो मिलेगा हमें, तो उस डिक्शनरी के ऊपर मैंने क्या किया, नया लूप स्टार्ट कर दिया। तो फॉर की 2 इन टीचर की 1 एंड देन देखो इस तरह से मैंने इसका आउटपुट लिखा है। तो आइए इस क्वेश्चन को जरा समझते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको कि कैसे इस प्रोग्राम को करना है। आइए मैं इस प्रोग्राम को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ जाके इस जगह पे यहाँ पे मैंने कर दिया। अब मैं एक लूप और स्टार्ट कर देता हूँ और यहाँ पे K1 इन, अब मैं लिखूंगा ST1K और इस लूप को, इस स्टेटमेंट्स को मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूं आगे की ओर, और इस स्टेटमेंट्स को भी आगे की ओर शिफ्ट कर देता हूं। बट दिस टाइम आई एम नॉट गोइंग टू राइट strm, ठीक है, मैं यहाँ पे K1 लिख देता हूं और मैं यहाँ पे भी, और इसको सिंगल स्टेटमेंट रहने देता हूँ, 2 स्टेटमेंट्स की क्या जरूरत है हमें, ठीक है। तो डिजिग्नेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, चलो ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया और अब जरा सा इसको मैं रन करा देता हूं। तो आप देखिए जरा इस प्रोग्राम को रन करा के, अगर आप रन कराते हैं तो देखिए सेम आउटपुट आपके सामने अवेलेबल है। तो की के अंदर से की को रीड किया जा रहा है। दिस स्टेटमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड हियर, okay, you can't do this statements, you have to print the subject message differently and different way, not like this way, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ट्रावर्सल्स भी कर सकते हो। तो चलिए अब आगे चलते हैं, जो हमारा अगला टॉपिक है उस अगले टॉपिक को समझते हैं कि आगे मैं आपको बताऊंगा कि हाउ कैन एक्सेस द इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ द डिक्शनरी। एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, आई टोल्ड यू कि हाउ कैन यू एक्सेस द इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ डिक्शनरी। कभी भी हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स को या कीज को एक्सेस करना हो तो हमें, देखिए, इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करने का तो मैंने आपको बताया कि डिक्शनरी के नाम के साथ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में आप की वैल्यू को मेंशन कर दें तो इंडिविजुअल एलिमेंट आपका एक्सेस हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये पता करना है कि व्हाट आर द कीज, व्हाट आर द वैल्यूज सेपरेटली, अगर एक सीक्वेंस के रूप में आप चाहते हैं तो यू कैन यूज कीज एंड वैल्यूज मेथड हियर लाइक दिस। दिस इज माय स्टूडेंट इज द डिक्शनरी एंड इफ आई एम रिटन हियर student dot keys, I'll get this output. In the same way, if I'm writing here, suppose teachers dot values, then it will give this output like this, and teachers dot key. So I'll show you through the example as we have already the dictionary here. Suppose I have ST1 and ST1. There's 2 dictionaries. So now I'm writing here ST dot keys. Look at this. It's given in a form of the list. In a form of the list. Now I'm writing here ST dot values. Then look at this. It's given the values. Now ST1 dot keys, and look at this keys. It's only MA. Now ST1 dot values, and look at this. Again, you are getting the dictionary because the values is already a dictionary, nested dictionary example is there. So in this way, you can access the elements of the keys. You can come know to how values and keys of the dictionary. Next we are working with the dictionary, and now I am going to tell some methods and some utilities कि how can you add elements, how can you update elements of the dictionary। देखिए जो add और update का कंसेप्ट है ना, बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल सिंटेक्स आपको फॉलो करने होंगे अगर आप डिक्शनरी को अपडेट करना चाहते हैं, डिक्शनरी में किसी एलिमेंट को ऐड करना चाहते हैं। जो सिंटेक्स है उसको जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पे डिक्शनरी का नेम और जो नया की आप बनाना चाहते हैं, न्यू की इक्वल टू वैल्यू, और अगर आप ये कब, जब आप एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप एलिमेंट को उसी जगह पे अपडेट करना चाहते हो तो आपको ओल्ड की बताना होगा और उसकी वैल्यू बतानी होगी। आइए जरा इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास st है, यहाँ पे m नाम का एक की है, मैं इसको अपडेट करना चाहता हूं तो मैंने यहाँ पे लिखा है m और ठीक है stm और मैं इक्वल टू लगा के यहाँ पे लिख देता हूं नॉन मेडिकल। ठीक है, मैंने नॉन मेडिकल लगा दिया। ओके, एंड नाउ आई एम प्रिंटिंग st। लुक एट दिस, पहले यहाँ पे क्या था, मेडिकल था, अब यहाँ पे क्या आ गया, नॉन मेडिकल आ गया। अच्छा, इसी जगह पे मान लीजिए कि मैं इसमें एक नया स्ट्रीम ऐड करना चाहता हूँ, मैं कॉमर्स का एक स्ट्रीम ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा c, ठीक है, ओके, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉमर्स। ओके, और मैं इसको क्लोज करता हूं। अब जरा एसटी में देखिए तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सी नाम का की एंड कॉमर्स वैल्यू इस
इसमें ऐड हो गया। तो अब आप समझ गए होंगे कि डिक्शनरी को अपडेट या डिक्शनरी के अंदर नए एलिमेंट को ऐड करना कितना आसान है। अपडेट करने के लिए डिक्शनरी का नाम, उस की का नाम और उसकी एक वैल्यू आप मेंशन कर दीजिए, तो न्यू वैल्यू के साथ वो एग्जिस्टिंग की वैल्यू अपडेट हो जाएगा। ध्यान रखना है कि डिक्शनरी के अंदर में ये अपडेट कमांड कब काम करेगा, कब ये ऐड होगा, कभी अपडेट होगा। अगर उस तरह की कीज अवेलेबल नहीं है, उस डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, तब तो ये ऐड करेगा। लेकिन जिस की को आपने मेंशन किया था, अगर उस नाम की अवेलेबल है डिक्शनरी के अंदर में, तो ये उसे अपडेट करेगा। नाउ हाउ कैन डिलीट एलिमेंट्स फ्रॉम ए डिक्शनरी। अगर एलिमेंट डिलीट करना है तो आप कैसे डिलीट करोगे? देखो, एलिमेंट्स को डिलीट करने के लिए वी हैव अ del. We have a del method. It's a command which is available in a Python and that can be used to remove the key value pair from your dictionary. And remember that it does not return any value. And if that keys are not available, it will give the key error message. Second thing, to delete the entire dictionary. Suppose I have to delete the entire dictionary. Then you have to use the del and the name of the dictionary. It will delete. Remember that whenever you use the delete dictionary, it will delete the contents of dictionary as well as the dictionary itself will be deleted. Next is the popping elements. Popping means getting the elements from the dictionary. And look at this pop method. Pop method, you all are aware of that. This is used in a stack. The pop method is used in a stack. So what is the use of the pop? The pop method will delete the key value pair and return the corresponding value. It will show an error message if key does not exist. Means what? If you mention a key, that particular key is removed from a dictionary. Okay, but it will return a corresponding value. Remember that the difference between delete and del and pop is that del is not going to return any value, while pop is return a value to you. And if such a key is not available, it will show an error message. But pop method also provide you to show the customized method like this way: del dictionary name dot pop key, and what message will be shown if that particular element is not available. So now let's come and first update you understand. Now I'm going to tell you how to delete the dictionary. So what I'll write here, del. Okay, I'm going to create the another dictionary. st3 is equal to dict st3. Why I'm doing this such? Okay, sorry, st. Okay, so dictionary 3 is created. Now I'm going to delete this dictionary. So I will write here del st3 colon m. ठीक है, m. मैं m की को डिलीट करना चाहता हूँ. And now look at the st3. What happened? That is not available. And now I'm writing here del st3. अच्छा, एक चीज आपने नोटिस किया क्या? जब मैंने इस del कमांड को लगाया तो it is not going to return any value. अब मैं यहाँ पे del st लिख रहा हूँ, sorry st3 लिख रहा हूँ, and now I'm going to write the st3. It will show an error message, name error, means this is not defined, means that elements are deleted and that dictionary is also with their content is deleted that. Okay, next is the pop method. Again I'm going to write this a command st3 is equal to dict dix st. Okay, this is called true copy, and why I'm doing this, because so that it will not take the same reference by mistake also. So now I'm going to write the pop method. So what I have to write, st3 dot pop, and now the key value. So I have a key value m, and I'm going to pop it, and look, it's giving a value. The m is represented to the non-medical, so it's showing the value as well as deleted also. Now you print st3. Look at this. The medical, non-medical components are not there. Okay. Sometime what happens? Suppose I am written here st3. Suppose I am giving here st3 dot. Suppose I am writing this command here. Then sorry, I am writing the pop here, and in this I am giving the again the m. I am going to give the m. So look at this, you will get an error message. And what is that? This is called type error, means because the keys are not available with that st3. Okay, and then one more thing is there. I have made a mistake here. Instead of a square bracket, you have to keep the curly bracket here, means curly bracket here, and then it will see the actual error. This is called key error. So are you getting me? What is the meaning of the key error? If any key is not available, it will show the error message. Now I'm going to control this, and instead of showing this red color message, I want to show not found. This is called customization of message. By default, what happened? It will show the error. But if you want, you can decide what value it will be
declare saying that, and the error is that because I have using the double quotes in the beginning and at the end they giving that this. So look, this M is not available, so it's showing the message not found. Now this is the very effective way of using the pop method while you want to delete the dictionary element or dictionary key pair. So now the working dictionary is checking for existence of a key in a dictionary. How can you check that key is available? So you all aware of that membership operator, that is in and not in. With the help of membership operator, you can check the particular keys are available in that dictionary or particular value. So in this way you can check this. Checking existence of value. Suppose I am checking here value in dictionary name dot values. Value means word. If you are writing this command, keys in dictionary name, then it will always check. It will always check on the basis of the values. But if you want to compare it on the basis of values, you have to write this command there. Pretty printing in dictionary means how can you print the dictionary in a proper way. For that purpose you require a JSON file, and for that you have required a JSON package, and that package and module allows you to print the dictionary in proper format. Look at this. JSON dumps module is used for this purpose. Import JSON and dumps and indent end. Now I'm going to show you something. Suppose I have a ST3 dictionary, and I'm going to search suppose I'm writing here A in ST3. What I'm writing? A in ST3. And look what error. This is true because this is available. But if I'm writing A in ST3, then what happened? It is false because a small a is not available. And you know that Java is a case sensitive language, and that's why it's not possible here. Okay, so this way you can search. Now I'm going to search a value on the basis of values. So what I will write here, suppose I will write here a art, and I want to search it. So I will write here st3 dot values, art in st3 dot values, and now you will say this is true. If I'm writing the same statement without the values, in this case it will be false, because by default if you are writing only the name of the dictionary, by default it's always return the keys value. Okay. Second is the JSON. How can we use the JSON for the printing? For that you have to import JSON, and then you have to write down JSON down dumps, and the name of the dictionary, and my dictionary is ST here, and indent I want 3, and now check this, it's showing the errors because I have written here dumped and I have to write dumps. Look at this. So this is called pretty printing, and it can be done with the help of JSON and their package and their library. Move on the next topic. So what's the next topic in working with the dictionary series? Now we are moving on the functions and methods. How are the different functions and methods are used in the dictionary for the manipulating of the dictionary? The first method I'll tell you about the len. You all are aware about this because this len method is available in the string also, in tuples also, in list also. So this len method allows you to count the key value pair. And normally it not count all things, it count the keys concepts. It's count the keys from there. Okay. So now look, count the elements of the dictionary and return the length of the dictionary. Next is the clear. Clear will be remove all items from the dictionary. Remember that there is a one difference between the clear and delete. If you are using the delete key, it will delete the entire key also, and with their content. But while you are using the clear is not going to delete the entire key. It's only delete the contents of the dictionary. It's only delete the contents of the dictionary instead of deleting the entire key. So look at there. So remove all elements from the dictionary and the dictionary becomes the entity in this case. But while you are writing the del dictionary name, it will delete the complete dictionary from there. Next method is the get method, and get method allows you to get the items with the given key, means dictionary name dot get key. And other one customization is here also, just like a pop key. You are able to show the message if that keys are not available. Items returns all of the items in the dictionary as a sequence of a key value tuples. Okay, so this way we can get the all items, update the one dictionary with the help of the other dictionary. I'm showing you these all things through the examples. I'm moving this on this side.
sorry, I'm moving this first in this side, and then I tell you how can use this methods in there. So let's see. First I'm going to tell you len. So len st, I'm writing len st. Look, there are three keys in this. I'm printing this. There's three keys. You can notice as M non-medical, A art, and C commerce. So that's why it's giving a len 3. Now I'm going to add the clear. So I'm going to copy it again. st3 is equal to dict st, and I'm going to clear it. st3 dot clear, st3 dot clear, and it will clear all the elements of st3. Now check the st3. Okay, next is the get method. If suppose I'm writing here again, I'm copying this method here, and I'm copying this, and I'm showing the st3, it will showing the value. Now I'm writing here st3 dot. Now I'm writing here st3 dot get, and I'm telling that ki get the m. And because m is available here, it's showing the value. But if instead of this, I'm writing something like this, and then what happened? It's showing nothing. But I want to show something. Then what I will write here? Not found, not found. And now you click here and look at this. This key is not available. Okay, there is another method st3.items. So st3.items you will write here. You will get the error message because I have written the wrong method. Now look at this. All items are available in a keep tuples, in a tuples format. Look at this list and tuple formats. Okay, so this way you can get this. Next is the update or merging the one dictionary with the help of another dictionary. Suppose I'm just showing you st. There is this. Now I'm going to create another dictionary. st4 is equal to, and I'm writing here m. Okay, and then I'm giving here medical. Okay, and in another dictionary I'm writing here n, and n is equal to, I'm writing here non medical, n is equal to non medical. Okay, so I'm having another key, another dictionary st4. I'll show you the st4. Now I'm going to update the one dictionary with the help of st. st is this. Now I'm writing here st dot update st4. Look at this carefully. You will notice that कि st4 के अंदर में तो m medicals लिखा हुआ है, मतलब कि m दिया हुआ है, और st के अंदर में m नॉन मेडिकल दिया हुआ है, और यहाँ पे मैंने एक n नॉन मेडिकल क्रिएट किया है. तो होता क्या है, जब आप अपडेट मेथड को कॉल करोगे तो वो क्या करेगा, जो मतलब आपने पहले वाले स्ट्रिंग के लिए अपडेट को कॉल किया पहले वाले डिक्शनरी के लिए, तो वो क्या करेगा, दूसरे डिक्शनरी में उन की को देखेगा जो डुप्लीकेट की अवेलेबल है, मींस सेम कीज आर अवेलेबल. ओके, तो सेम की वाले केस में तो वैल्यू को अपडेट कर देगा, लेकिन अगर वो की सेम की अवेलेबल नहीं है सेकंड डिक्शनरी में, तो वो क्या करेगा, नए एलिमेंट को इंसर्ट कर देगा. लेट सी दिस कमांड. आई एम प्रेसिंग दिस एंटर, एंड नाउ अगेन यू चेक द st. What happened? M is equal to medical because earlier it was non-medical. Look at here. और इसने क्या किया, इसको मेडिकल बना दिया, A को 8 रहने दिया, C को कॉमर्स रहने दिया, और N को क्या कर दिया, नॉन मेडिकल, मतलब नए एलिमेंट्स को ऐड कर दिया. तो ये तो रहा आपके अपडेट मेथड्स के बारे में कि हाउ द अपडेट मेथड्स वर्क merges the key value pairs from the new dictionary into the original dictionary, adding new key value and replacing existing key value that is overridden. So now this way it's an update, and this way you will get, look at this here, MT25, SC35, and ENA 45, SN25, SC. Look at this SC here also and here also. So what happened when I am giving the d1.update d2, this value is get updated SC40 and rest all, and this English are not available here, so English added here, Hindi is not available there, so Hindi is also added here. Okay, so this is about the dictionary, and something more are given here. Now there is some more methods through which you can create the dictionary. देखो मैंने आपको बताया कि डिक्शनरी क्रिएट करने का एक सिंपल तरीका तो आपको पता है. मैंने डिक्शनरी के कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम यूज करते हैं और क्रिएट करते हैं. कुछ और भी मेथड्स हैं जिसकी मदद से हम डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं. जैसे मेथड 1 है कि स्पेसिफाई की वैल्यू पेयर्स एज अ कीवर्ड आर्गुमेंट्स टू द डेक्स फंक्शंस. जैसे आप इस तरीके से कीवर्ड आर्गुमेंट्स दे सकते हैं डिक्शनरी फंक्शंस को, तो वो डिक्शनरी क्रिएट कर लेगा. यहाँ पे क्लोज पैरेंथेसिस आना चाहिए, कर्ली ब्रेसेस नहीं आएगा. ठीक है. दूसरा मेथड जो है हमारे पास, उसमें हम क्या करते हैं कि कॉमा सेपरेटेड की वैल्यू लिस्ट प्रोवाइड करते हैं आर्गुमेंट्स के तौर पे डिक्शनरी मेथड्स को. जैसे आप देखिए यहाँ पे नेम अमृत, एक एज 25, सेल दिस, अब ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज है. एज ए डिक्शनरी हमने डिक्शनरी को पास कर दिया, वो उसको कन्वर्ट कर देगा.
जो मेथड 3 है, मेथड 3 में क्या होता है कि यहाँ पे जो स्पेसिफाई की सेपरेटली और कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज इन टपल्स, मतलब दो अलग अलग कंपोनेंट है, एक जगह टपल्स में कीज को रखा गया, एक जगह टपल्स में वैल्यूज को रखा गया, और जिप मेथड्स के थ्रू इन दोनों को मिक्स करके डिक्शनरी में कन्वर्ट करवाया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जिप मेथड नेम एज सेल। अब नेम एज सेल क्या है? टपल्स है जो की के लिए काम करेगा। तन्मय 22 and this 114 1,45,000 क्या है? सैलरी है। ये तन्मय की सैलरी है तो ये उसकी वैल्यू के लिए काम करेगा। जिप फंक्शंस क्या करेगा कि पहले दोनों ही वैल्यू को क्लब कर देगा, फर्स्ट सेट को फर्स्ट वैल्यू के साथ, सेकंड सेट को सेकंड वैल्यू के साथ, और उसके बाद उसी डिक्शनरी एलिमेंट्स को पास करके फिर डिक्शनरी आपका जनरेट होगा। जो अगला मेथड है मेथड 4, यहाँ पे वैल्यूज पेयर सेपरेटेड, की वैल्यूज पेयर्स आर सेपरेटेड होते हैं, सीक्वेंस के फॉर्म में होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने टपल्स के फॉर्म में इसको रखा है। इसी चीज को मैं आगे दिखाता हूँ। यहाँ मैंने इसको टपल्स को डिक्शनरी का सब एलिमेंट बना दिया, ठीक है। यहाँ आप देखिए डिक्शनरी के अंदर टपल्स के अंदर टपल्स को लाया गया, मतलब एक लिस्ट को टपल्स के अंदर यहाँ रखा गया था और यहाँ टपल्स के अंदर ही टपल्स को रखा गया। तो इस तरीके से हम अलग अलग तरीके से हम डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि मैं आपको आज का ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। डिक्शनरी के ऊपर फर्दर मैं एक लेक्चर और बनाऊंगा जहां पे मैं डिक्शनरीज के कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।